यूपी टेट या सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड स्किप करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सी टेट में एंड यूपी टेट में जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम उन पे बात करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू एवरी काइंड, आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड उसकी गहराई में भी हम जाएंगे थोड़ा, जिससे आपको क्वेश्चन की पूरी जानकारी मिल जाए एंड नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली यूपी टेट एंड सी टेट के लिए भी, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हर बार मिलेगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको लगेगा कि एक सही जगह पर आप आ गए हैं और इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे डाउट्स आपके एकदम क्लियर होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हरीश कंगबार, और आज मैं लेकर आया हूँ यूपी टेट एंड सी टेट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। एंड इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ 30 क्वेश्चंस। एंड ये एक पेपर सेट में से मैंने लिया है यूपी टेट 2017 प्राइमरी लेवल का लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे यूपी टेट में एंड सी टेट में। तो स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको मेरी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट एक्सप्रेशन, यानी इसमें से कौन सा एक सेंटेंस ऐसा है जिससे करेक्ट एक्सप्रेशन मिलता है। एज चेयरफुल एज अ लार्क, एज बिजी एज अ बैट, एज कनिंग एज अ डॉग, एज हैप्पी एज अ मंकी, एज हैप्पी एज अ डंकी। बट डंकी एंड डॉग, बैट, इनका इस वर्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, एज चेयरफुल एज अ लार्क। लार्क क्या होता है? एक बर्ड होती है जो इंडिया में तो नहीं होती है, जो इंग्लैंड या अमेरिका में पाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, ये एक कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? तो अगर आपको पता हो कि सिंथेसिस में 3 तरह के सेंटेंस हम कंबाइन करके बनाते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जहाँ पर कॉम्प्लेक्स में आपको 2 क्लॉजेज ऐसे मिलते हैं कि सेकंड क्लॉज में कहीं ना कहीं आपको हु, विच, दैट ऐसे वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ अ प्रीपोजिशन। नीचे 4 वर्ड्स दिए हैं, इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन है? बियॉन्ड, एंड, यट, नाउ। एंड, यट ये हमारे क्या है? ये कंजंक्शंस है। नाउ भी कंजंक्शंस की कैटेगरी में आता है, बट बियॉन्ड, बियॉन्ड इज़ राइट ऑप्शन। बियॉन्ड इज़ अ प्रीपोजिशन एंड बियॉन्ड का मतलब होता है के परे या के बाहर। ठीक है, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, कोई कहे कि ये चीज़ मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंड प्रीपोजिशन पे भी मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जब सर्च करेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस बाय एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस तो आपको टॉपिक मिल जाएगा, आप अच्छे से उसको वॉच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एडवर्ब। इन चारों वर्ड्स में से एडवर्ब कौन सा है? अपेस, फेस, मॉक, फ्यूरी। अपेस का मीन्स क्या है? गति के साथ। फेस, तो फेस है, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, एंड फ्यूरी गुस्सा। तो फेस, मॉक, फ्यूरी ये सभी हमारे नाउन हैं। ठीक है, बट अपेस मतलब गति के साथ। जब हम एडवर्ब फाइंड आउट करते हैं तो ये पता हमें लगाना पड़ेगा कोई काम कैसे होता है, तो गति के साथ हो रहा है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अपेस।
वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, बिकॉज इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। दो सेंटेंस को मिला के एक हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है, एंड ये दो सेंटेंस हैं। द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग। सेकेंड इज इट वॉन्ट कीप अस अवेक। पहला सेंटेंस है कॉफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड सेकेंड क्या है, ये हमें जगा कर नहीं रख पाएगी। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो हमारा एक राइट ऑप्शन जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा 2 and 2 वाला ये ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ 2 वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, चाहे मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रहा हूँ, लिंक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। तो जो ब्लैंक स्पेस है इसमें कौन सा सही सुटेबल प्रोनाउन आएगा? हर सेल्फ, ईच अदर, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ। तो हर सेल्फ सिंगल एक लड़की के लिए आएगा, ठीक है। हिम सेल्फ बॉय के लिए आएगा, देम सेल्फ्स प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। बट ईच अदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर जो दो के लिए आता है। बाई मिस्टेक ये कैच लिख गया है, बट यहाँ पर ईच अदर होगा, ठीक है, ईच अदर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया है। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है कि जो मैनकाइंड यानी मानव जाति से नफरत करता है? नाजिस्ट, फासिस्ट, मिसंथ्रोप, सैडिस्ट। तो नाजी बात आपने सुना होगा, हिटलर का, फासिस्ट ये रूस वगैरह में चलता था, ठीक है। सैडिस्ट जैसा कोई ऐसा ज़्यादा है नहीं, बट मिसंथ्रोप। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी जो समाज सेवी होता है, इंसानियत की भलाई करता है। मिसंथ्रोप हमारा हो जाएगा वन हु हेट्स मैनकाइंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विद बुक। ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मेरी वीडियो बनी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। तो इसमें हमें क्या करना है, एक सेंटेंस है लेट द बुक बी गिवन। पहली बात तो हमें आइडेंटिफाई करना है, ये पैसिव वॉइस में रखा हुआ है, लेट द बुक बी गिवन, ये पैसिव वॉइस में है। तो हमें क्या करना है, इसका एक्टिव वॉइस सही वाला फाइंड आउट करना है। पैसिव वॉइस में जो एडिशनल वर्ड लगे हुए हैं वो है लेट एंड बी, और इम्परेटिव सेंटेंस है तो हमारा हो जाएगा गिव पहले आ जाएगा, द बुक बाद में आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। एक्टिव पैसिव के रूल आप पढ़ लेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस वाले, अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गिव द बुक। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट नरेशन में हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट सेंटेंस को। आई आस्क्ड शीला, तो ये बात क्लियर है कि सेंटेंस कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव है, इसीलिए आस्क्ड रखा हुआ है। इफ़ का यूज़ हुआ है तो इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है या कोई मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो पहली बात तो हमें आस्क्ड को सेड टू में चेंज करना है, डायरेक्ट में जा रहे हैं तो, ठीक है। तो सेड टू वाला हमारा फर्स्ट वाला ही आ गया, ए वाला, एंड में पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट, फिर नो योर फादर। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। मिनिस्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने चीफ मिनिस्टर के प्रति, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 2, ठीक है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 11। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। इसमें हमें करेक्ट कंजंक्शन का यूज़ करना है सेंटेंस में। ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। सेंटेंस वैसे भी ठीक है, बट हम क्या करेंगे, सेंटेंस को हम आगे पीछे करेंगे। तो इसमें जब सेंटेंस को चेंज करके लिखेंगे तो कैसे होगा, एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल।
एज जो है इसमें पहले लग जाएगा। एज का यहाँ पर जो मीनिंग होगा वो क्योंकि होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स। ये बहुत ही सुनी हुई प्रीपोजिशन है, कहावत है, एक एडियम या मुहावरा आप कह लें। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, किसी नॉन लिविंग चीज़ को या किसी ऐसी चीज़ को जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हो सकती है उसको हम पर्सन के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो पर्सनिफिकेशन हो जाता है। तो डेथ के हैंड होंगे एंड वो राजाओं पे अपने हाथ लगाएगी, तो इसका मीन्स वो पर्सन है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, पर्सनिफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच की भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज इकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, डेमोग्राफी एंड जीनियोलॉजी। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी आप जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान के रूप में जाना जाता है, जीनियोलॉजी जो जीन्स के बारे में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। क्वेश्चन 14, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, स्टडी वाले ग्रुप्स में शेयर करिए। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। यहाँ पर एक प्रोवर्ब यानी कहावत दिया गया है, इसका मीनिंग पूछा है। अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन अ बुश। यानी अगर हाथ में एक बर्ड है तो वो बुश में 2 बर्ड से कहीं ज़्यादा वर्द है, यानी काबिल है। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा, टू कैच 2 बर्ड्स विद योर हैंड्स, टू बी डिससेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव। इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव दैन टू ट्राई टू गेट वॉट इज़ नॉट योर्स। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि हमें उस चीज़ से सेटिस्फाई रहना चाहिए जो हमारे हाथ में है, ना कि उससे जो हमारे हाथ में नहीं है। Option C is correct. Now question number 15. Which of the following sounds is not associated with the sound of a bell? Chime, jingle, ring and dong. Bell से कौन सी साउंड रिलेट नहीं करती है? चाइम, जिंगल। चाइम आपने सुना होगा, जो चाइम्स होती हैं, विंड चाइम्स जो लटकती हैं, हवा चलती है तो बजती हैं, बजने लगती हैं। बट इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो जिंगल दिया है, बी। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जिंगल तो हो नहीं सकता, बिकॉज जिंगल बेल्स तो पोएम है, ठीक है, तो ये तो कनेक्ट करता है। रिंग भी बोलते हैं बेल के लिए, डोंग, डिंग डोंग बेल, ठीक है, रिंग द बेल ये भी होता है, बट कभी चाइम द बेल नहीं सुना होगा। तो मेरे ख्याल से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चाइम, ठीक है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में। Now question 16, fill in the blanks with the correct preposition. Blank की बजाय blink ये मिस्टेक से हो गया है, बट ये blank है। Fill in the blank with the correct preposition. Are you sorry what you have done? So what will be the correct preposition for? 17, pick out the correct synonym of the following word. Attenuate. एटीनुएट का हमें करेक्ट सिनोनियम यानी समानार्थी शब्द को फिल करना है। रिपेंट होता है पछताना, फोर्स करना, डिवाइड बांटना, मेक थिन। तो एटीनुएट का मीन्स होता है किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, डाउन करना, कम करना। तो यहाँ पर मेक थिन यही एक ऑप्शन हमें सही मिलता है, किसी चीज़ को पतला करना, तो कहीं ना कहीं कम करना ही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेक थिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस पिक आउट करना है। To add to their troubles, the servant ran away. Simple sentence. Having no money with me, I could not give the beggar anything. Having का भी यूज़ कहाँ होता है, सिंपल सेंटेंस में, बट कंपाउंड सेंटेंस हमें पिक करना है, तो ये होगा हमारा I loved him because he was my friend। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, select the most appropriate preposition to complete the following sentence. Why are you always so suspicious? Suspicious to me, suspicious with, suspicious of, suspicious for. So right option will be suspicious of. Okay, suspicious of is right option.
क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट। यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द हेड मास्टर wants to speak, is wanting to speak, was wanting, या none of the above. So right option is wants. आपको पढ़ने से ही पता चला होगा कि wants यहाँ पर right option है. So option A is correct, wants. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 21 to 25, यहाँ पर डायरेक्शन है कि पहले आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं इस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप सर्च कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज बाय एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। तो यहाँ पर हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अंटार्कटिका इज़ एन आईसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल। अंटार्कटिका क्या है? साउथ पोल में एक आईसी यानी बर्फीला कॉन्टिनेंट है। इट इज़ कवर्ड बाय परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज अबाउट 1.5 टाइम्स लॉन्गर डेजर्ट इज इन अंटार्कटिका। तो ये क्या है? कवर्ड है परमानेंट फ्रोज़न ग्राउंड से और पानी से घिरा हुआ है, और इसका एक डेजर्ट है 1.5 गुना लंबा डेजर्ट अंटार्कटिका में, वो काफ़ी बड़ा डेजर्ट है। 98% ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद अ कॉन्टिनेंटल आइस शीट। तो अंटार्कटिका का लगभग 98% लैंड एरिया जो है आइस शीट यानी बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ है। द रिमेनिंग 2% ऑफ लैंड इज़ बैरन रॉक, और जो बचा हुआ है वो बैरन बंजर चट्टाने हैं। अंटार्कटिका हैज़ अबाउट 87% ऑफ द वर्ल्ड्स आइस। वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की 87% आइस कहाँ है? अंटार्कटिका में। द साउथ पोल इज़ द कोल्डेस्ट, विंडीएस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। सबसे ठंडा, सबसे हवा वाला और सबसे सूखा जो प्लेस है वो क्या है? साउथ पोल। The coldest temperature ever recorded on Earth was at the South Pole. It reached as low as -128.6 Fahrenheit और -88 डिग्री सेल्सियस। तो इतना डाउन टेम्परेचर एक बार वहाँ जा चुका है। ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका गेट्स लेस देन 2 इंचेस ऑफ स्नो ईच ईयर। तो हर साल लगभग 2 इंच इसकी जो बर्फ़ है वो कम होती जा रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। Although scientific expeditions visit Antarctica, there are no permanent human residents. साउथ पोल पे अंटार्कटिका में एक्सपीडिशंस यानी लोग अभियान करते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट वहाँ पर कोई ह्यूमन रेजिडेंट नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर विच इंक्लूड्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ब्लिजर्ड्स। क्या क्या परेशानी है? फ्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल जमाने वाला टेम्परेचर है वहाँ पर, तेज़ हवाएँ चलती हैं, ब्लिजर्ड यानी बर्फीले तूफान चलते हैं। There are about 4,000 seasonal visitors to Antarctica. तो लगभग हर सीज़न में 4,000 विजिटर्स वहाँ पर जाते हैं। Antarctica hasn't always been located at the South Pole. It has drifted like the other continents and has ranged from the equator during the Cambrian period about 500 million years ago to the South Pole. It means कि ये हमेशा फिक्स नहीं रहता है, वो धीरे धीरे खिसकता रहता है साउथ पोल से। जो इसमें दिया गया है, कैम्ब्रियन पीरियड में लगभग 500 मिलियन साल पहले साउथ पोल से थोड़ा हटा हुआ था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डायनासोर्स, अंटार्कटिका वॉज मोर टेम्परेट एंड हाउस्ड डायनासोर्स एंड मैनी अदर लाइफ फॉर्म्स। तो इसमें एक टाइम बताया गया है, डायनासोर के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेट था, यानी अच्छा रहने लायक था, और बहुत सारे डायनासोर्स और बहुत सारे कीड़े मकोड़े यहाँ पर रहते थे। नाउ देयर इज़ वेरी लिटिल इंडिजिनस लाइफ। अब वहाँ पर कोई भी इंडिजिनस लाइफ देखने को नहीं मिलती है। इंडिजिनस मतलब वहीं की लोकल लाइफ, ठीक है, वहाँ का कोई प्राणी नहीं दिखता है। तो अब आया क्वेश्चन नंबर 21। द वर्ड आईसी इन द पैसेज इज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, होमोनियम ऑफ आइस। आईसी क्या है? आईसी एक एडजेक्टिव है, बिकॉज आईसी मीन्स बर्फीला, यानी वो आइलैंड कैसा है? बर्फीला। अगर कोई वर्ड ऐसा बताता है कोई चीज़ कैसी है, कैसा है, तो वह होता है एडजेक्टिव, जो क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इट इज़ एन एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 22। द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज़ अ। वर्ड डेजर्ट पैसेज में क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या वर्बल फ्रेज। तो डेजर्ट हमारा क्या है? रेगिस्तान।
रेगिस्तान सिर्फ रेत वाला नहीं कि जो चीज़ ज़मीन बंजर है, हरियाली नहीं है, वो भी डेजर्ट ही होता है। तो ये हमारा क्या है, नाउन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 23, द वर्ड विंडिएस्ट इन द पैसेज इज। विंडिएस्ट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जिस वर्ड में ई एस टी या एस टी आपको लगा हुआ मिले और किसी क्वालिटी को शो करे तो वो हमारा होता है सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, या जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। क्वेश्चन 24, हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल। क्या अंटार्कटिका साउथ पोल में हमेशा फिक्स रहा है? यस, नो, मे बी या नॉट गिवन इन द पैसेज। तो पैसेज में तो दिया है भाई, क्या दिया है कि साउथ पोल फिक्स नहीं रहा है, ये थोड़ा बहुत हटता रहा है। किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के इनहेबिटेंट्स कौन से शो किए गए थे पैसेज में? अमेरिकन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, डायनासोर्स, या इट हैज़ ऑलवेज बीन अ डेजर्ट। तो हमने पढ़ा था कि डायनासोर्स की बात हुई थी, डायनासोर्स वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे एक दौर में। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर से हमें ये पैसेज पढ़ना है। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली पढ़ना है हमें अच्छे से, तो ध्यान से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड बेयर इन माइंड इज दैट अ बुक आउट नॉट टू बी रेड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। यानी एक स्कॉलर या एक स्टूडेंट के माइंड में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि उसे कोई भी बुक सिर्फ अम्यूज़मेंट या आनंद के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन वो इसके लिए सिर्फ ब्लेम्ड भी नहीं है। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। क्योंकि जो लोग सिर्फ आनंद के लिए पढ़ते हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं किसी भी ग्रेट लिटरेचर की डीपर क्वालिटीज़ को, वो नहीं समझ पाते हैं। बट अ यंग मैन हु हैज़ पास थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। लेकिन इनकी एडवाइस क्या है? एक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन लेवल में आ चुका है, उसी किताब को पढ़ना चाहिए सिर्फ नॉलेज के लिए, ना कि सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड, और एक बार जब ये डिसिप्लिन बन जाता है आपके अंदर किताब को नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट। तो वो सिर्फ आनंद के लिए नहीं पढ़ेगा बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ेगा। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food। क्या कहते हैं कि वो स्टूडेंट जिसने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया है, वो किसी भी ऐसी बुक को अपने पास नहीं रखेगा, वो उसको थ्रो कर देगा जिससे उसे कोई नॉलेज यानी इंटेलेक्चुअल फूड नहीं मिल पा रहा है। एनी बुक विच डज़ नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट, यानी वो ऐसी किसी भी किताब को नहीं पढ़ेगा। But on the other, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit। क्या कहते हैं, लेकिन हज़ारों लोगों की वही आदत बनी हुई है। कौन सी आदत? सिर्फ खुशी के लिए पढ़ना, अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना। और वो आदत कैसी हो जाती है? सेम हैबिट जैसे एज वाइन ड्रिंकिंग टू ओपीएम स्मोकिंग, यानी वाइन ड्रिंकिंग करना या ओपीएम स्मोकिंग यानी अफीम वगैरह खाना। इट इज़ लाइक अ नार्कोटिक, तो ये एक नार्कोटिक यानी नशे की तरह होता है। Something that helps to pass the time, something that keeps up a perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface parts of the mind and leaving the deeper springs of feeling and the higher faculties of perception unemployed। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंसान जो सिर्फ जिसने ऐसी आदत बना ली है कि जो बुक को सिर्फ अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ता है, तो वो टाइम पास करने के लिए पढ़ता है, और परपेचुअली उसकी जो कंडीशन है ड्रीमिंग वाली हो जाती हैं, और उसकी सारी जो कैपेसिटीज़ हैं लिटरेचर को समझने की, वो क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और वो चीज़ों को सिर्फ डीपर फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है, सरफेस पार्ट को देखता है, यानी ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखता है। जैसे कुछ लोगों को अच्छी जो मूवीज़ हैं डीप मीनिंग वाली, वो समझ में नहीं आती हैं, और उनकी फैकल्टीज़ ऑफ परसेप्शन है वो अनएम्प्लॉयड रहती है। फैकल्टीज़ ऑफ परसेप्शन मतलब चीज़ों को देखने का, समझने का नज़रिया जो है वो उसका वैसे ही बना रहता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। सो नाउ वी विल लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 26,
द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सनस आर नॉट एबल टू। राइटर का मानना है कि हाफ एजुकेटेड पर्सन किस चीज़ में एबल नहीं है, वाइन ड्रिंकिंग में, ड्रीमिंग में, प्रॉपरली में। अरे भाई ये सारे काम तो कर ही लेंगे, बट वो हिडन क्वालिटीज़ को एडमायर, जो लिटरेचर की क्वालिटीज़ हैं उनको एडमायर या प्रशंसा, तारीफ या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ड नारकोटिक इन द पैसेज मीन्स। नारकोटिक का मतलब क्या है? लिटरेचर नहीं हो सकता, चीप बुक्स नहीं हो सकता, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ये भी नहीं हो सकता। तो नारकोटिक का सीधा सीधा मतलब है जहरीला पदार्थ, नशीला पदार्थ, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है, इंटॉक्सिकेंट। क्वेश्चन नंबर 28, द फ्रेज द हायर फैकल्टीज़ इन द पैसेज मीन्स। यहाँ पर हायर फैकल्टीज़ का मतलब क्या है? फैकल्टीज़ का मतलब यूनिवर्सिटी के स्टाफ से है, या चीज़ों को एंजॉय करने से है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, माइंड की चीज़ें, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द माइंड। तो ये हमारी मेंटल पावर्स हैं ऑफ अ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स। इवेंचुअली का मतलब क्या है? आफ्टर सम टाइम, एट लास्ट, नेवर या इनिशियली। तो इवेंचुअली का मतलब क्या है? धीरे धीरे, कहीं ना कहीं, आखिरकार, अंततः। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एट लास्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स। तो अनएम्प्लॉयड का सीधा सीधा मतलब तो जॉबलेस होता है, जिसके पास जॉब नहीं वो अनएम्प्लॉयड है, बट यहाँ पर पैसेज की बात हो रही है। इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट वर्किंग, तो ये तो तीनों सेम ही हैं। तो हमारा इसमें अनयूज्ड, अनएम्प्लॉयड का मतलब जो कहीं भी लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर माइंड की बात हुई थी, माइंड कहीं लगा हुआ नहीं, तो अनयूज्ड है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, अनयूज्ड। सो इस तरह हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ना कि सिर्फ टेट और सीटेट के लिए, बल्कि ये आपके अपर कंपटीशंस में लाइक टीजीटी, पीजीटी, इन सब में बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी ग्रुप्स में, एजुकेशनल ग्रुप्स में सेंड करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।